हेलो बच्चों, मैं शिक्षा साम्राट सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 में आपको लेखक राही मासूम रज़ा द्वारा लिखी गई एक उम्दा कहानी दी गई है और उन्होंने इस कहानी का शीर्षक रखा है टोपी शुक्ला। हम इस कहानी को 2 भागों में पढ़ेंगे। आज हम इस कहानी का पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें क्या सीख देना चाहते हैं, ये हम इस कहानी में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टोपी शुक्ला कहानी। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा। इफ़न ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। बड़ाई कहा जाता है बड़प्पन को। यहाँ पर लेखक टोपी और इफ़न के बारे में बता रहे हैं और सबसे पहले लेखक बताते हैं कि हमें इफ़न के बारे में जान लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो इफ़न है वो टोपी का पहला दोस्त था और इस इफ़न को टोपी ने इफ़न कहा, यानी वो इसका नाम सही तरीके से नहीं पुकारता था। लेकिन जो इफ़न है उसने इसका बुरा भी माना, लेकिन वो बार बार जब टोपी उसे इफ़न कहता था वो उसे बार बार करेक्ट करता रहता था कि वो उसे इफ़न ना बुलाकर इफ़न कहे। लेकिन इसी बोलते रहने में इफ़न की बड़ाई थी, उसका बड़प्पन था कि वो बार बार टोपी को समझाता रहता था, लेकिन टोपी जो है वो मानने को तैयार नहीं होता था, वो फिर भी उसे इफ़न ही कहता था। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा हिंदवी के 2 नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर। घपले कहा जाता है गड़बड़ को और पैगंबर कहा जाता है पैगाम देने वाले को या संदेश देने वाले को। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि नाम के जो चक्कर होते हैं वो भी बहुत अजीब होते हैं, क्योंकि जो हिंदी और उर्दू है ये भाषाएं एक ही यानी हिंदवी के 2 नाम हैं, यानी एक ही भाषा से ये दोनों भाषाएं निकली है। लेकिन आप खुद ही यहाँ पर ये देख लीजिए कि जब नाम बदल जाते हैं तो कितनी गड़बड़ हो जाती है। जैसे जब हम कृष्ण नाम लेते हैं तो हम कहते हैं कि वो विष्णु जी के अवतार हैं, यानी विष्णु के एक रूप हैं। लेकिन जब मोहम्मद कहते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि वो ईश्वर का पैगाम देने वाले हैं या ईश्वर का कोई संदेश वाहक है। इसी तरह से लेखक बताते हैं कि नाम के चक्कर में जो है बहुत सारे घपले हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और व्रजकुमार थे। अब लेखक ये बताते हैं कि ये जो नामों के चक्कर है उसमें पढ़कर लोग अक्सर ये भूल गए कि जो कृष्ण है और मोहम्मद है वो दोनों ही जो हैं दूध देने वाले जानवरों को चराया करते थे, यानी वे गवाले थे या पशुओं को चराने वाले थे। दोनों ही पशुपति थे और गोवर्धन या ब्रजकुमार थे, यानी जो कृष्ण और मोहम्मद हैं वो व्रजवासी थे, व्रज के रहने वाले थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी ना केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी है। इसलिए इफ़न के घर चलना ज़रूरी है। यह देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही है और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। इसलिए लेखक ये बताते हैं कि टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी, ये दोनों ये कहना गलत नहीं होगा कि एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, बल्कि अगर ये कहा गया कि टोपी और इफ़न जो है वो अलग अलग हैं, ये सरासर बेईमानी होगी। यानी लेखक कहते हैं कि जो टोपी और इफ़न है वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि हमें इफ़न के घर चलना ज़रूरी है, यानी इफ़न के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह देखना भी आवश्यक है कि जो इफ़न है उसकी आत्मा के आंगन में, यानी जो इफ़न की परवरिश है वो कैसी हो रही है और उसकी जो परंपराएं हैं वो कैसी है, या इफ़न जो है वो कैसी कैसी परंपराओं का पालन करने वाला है।
इफ़न की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफ़न की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ लेखक बताते हैं कि इफ़न की जो कहानी है वो भी बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? टोपी शुक्ला की। और इसलिए जो लेखक हैं वो कहते हैं कि वह इफ़न के बारे में पूरी कहानी नहीं बताएंगे, केवल वो उतनी ही बताएंगे जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। यानी लेखक यहाँ पर इफ़न के बारे में केवल उतना बताएंगे जितना हमें टोपी की कहानी समझने के लिए ज़रूरी होगा। मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ़न आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। ना टोपी इफ़न की परछाई है, ना इफ़न टोपी की। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उन्होंने इसलिए ये ज़रूरी जाना कि इफ़न के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो इफ़न है वो टोपी की कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। अब आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि इफ़न कौन है, इसलिए लेखक चाहते हैं कि वो इफ़न के बारे में हमें थोड़ा बहुत बता दे, जितना टोपी की कहानी के लिए आवश्यक होगा। अब लेखक यहाँ ये भी बताते हैं कि भले ही टोपी और इफ़न एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, लेकिन फिर भी ना तो टोपी इफ़न की परछाई है और ना ही इफ़न जो है वो टोपी की परछाई है। ये दोनों दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। डेवलपमेंट कहा जाता है विकास को, और परंपराएं कहा जाता है रीति रिवाजों को, जो काफ़ी सदियों से चली आ रही हों। तो यहाँ पर लेखक बता रहे थे कि जो टोपी है और जो इफ़न है, उन दोनों को एक दूसरे की परछाई कहना गलत होगा, क्योंकि जो ये दोनों व्यक्ति हैं वो दो आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का जो विकास है वो एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ है, और दोनों को ही अलग अलग घरेलू रीति रिवाज मिले हैं। अलग अलग घरेलू रीति रिवाज मिलने का मतलब है कि जो टोपी है वो हिंदू फैमिली से है और जो इफ़न है वो मुस्लिम फैमिली से है, इसलिए इन दोनों के जो रीति रिवाज हैं वो अलग अलग मिले हैं। इन दोनों के जीवन के बारे में अलग अलग सोचा। इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा, फिर भी इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ़न टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। अब यहाँ अटूट होता है जिसे तोड़ा ना जा सके या जिसे अलग ना किया जा सके। लेखक बताते हैं कि जो इफ़न और टोपी है वे दोनों जो है जीवन को अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन फिर भी जो है इफ़न है वो टोपी की कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे टोपी से अलग नहीं किया जा सकता। इस बात को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है लेखक द्वारा, या इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि जो इफ़न है वो टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। उसे टोपी से अलग कर दिया जाए तो टोपी की कहानी अधूरी रह जाएगी। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े भाई या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? अब लेखक यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि हम लोग ये ना समझे कि लेखक हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात कर रहे हैं। लेखक के बताते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और लेखक बताते हैं कि वो आखिर ऐसी बेवकूफ़ी करे भी तो क्यों करे? क्या लेखक जो है वो हमेशा अपने बड़े भाई या छोटे भाई से ये कहते फिरते हैं कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुस्लिम अगर भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं, यदि नहीं है तो कहने से क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। अब लेखक यहाँ ये बताते हैं कि अगर मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने बड़े भाई और छोटे भाई से सुबह उठकर हमेशा कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं, तो क्या आप कहते हैं? लेकिन हिंदू मुस्लिम अगर भाई भाई हैं तो लेखक कहते हैं कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को भाई भाई मानते हैं तो उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि वो एक दूसरे को भाई भाई नहीं मानते हैं तो इस बात को कहने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता।
और लेखक बताते हैं कि आखिर वो इन बातों पर क्यों जोर दे। अब लेखक को कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। यहाँ लेखक ने चुनाव लड़ने की बात इसलिए बीच में कही है क्योंकि आजकल के नेता लोग जो हैं वो जो है जब चुनाव आते हैं तो अक्सर हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाते फिरते हैं ताकि वो अपना वोट बैंक बना सके। इसलिए लेखक यहाँ ये इस बात को बीच में ला रहे हैं कि उन्हें कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है जो वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते फिरे। मैं तो एक कथाकार हूँ जो एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ़न की बात कर रहा हूँ। ये इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा। एक को टोपी कहा गया और दूसरे को इफ़न। कथाकार कहा जाता है कथा सुनाने वाले को या कहानी सुनाने वाले को। अब लेखक यहाँ बता रहे हैं कि उन्हें कोई ना चुनाव लड़ना है ना वे हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि लेखक के अनुसार वो केवल एक कथा सुनाने वाले हैं, कहानी सुनाने वाले हैं और एक कहानी हमें सुना रहे हैं। किसकी? टोपी शुक्ला की। और लेखक बताते हैं कि वे टोपी और इफ़न की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। जो टोपी और इफ़न हैं वो इनकी कहानी के मुख्य दो पात्र हैं। एक का नाम है बलभद्र नारायण शुक्ला और दूसरे का नाम है सैयद जरगाम मुर्तुजा। और इन दोनों में से एक को टोपी कहा गया है और दूसरे को इफ़न। इफ़न के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबाला ले जाई जाए। मौलवी कहा जाता है इस्लाम धर्म के आचार्य को और काफिर कहा जाता है गैर मुस्लिमों को। वसीयत कहा जाता है अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी संपत्ति या उपभोग की वस्तुओं को लिखित रूप में जब विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं वसीयत। और करबाला जो है वो इस्लाम का एक पवित्र स्थान है। तो लेखक यहाँ बताते हैं कि जो इफ़न के दादा और परदादा थे वो बहुत ही प्रसिद्ध इस्लाम धर्म के आचार्य थे। वे लोग जो है गैर मुस्लिम देश में ही पैदा हुए और गैर मुस्लिम देश में ही मर गए, परंतु जो उनके दादा और परदादा थे उन्होंने अपनी वसीयत में मरने से पहले ये कहा कि उनकी जो लाश है वो इस्लाम के पवित्र स्थान करबाला ले जाई जाए। उनकी आत्मा ने इस देश में एक सांस तक ना ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ़न का बाप हुआ। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि इफ़न के जो दादा और परदादा थे वे भले जिए इस देश में, मरे इस देश में, लेकिन उनकी आत्मा ने इस देश में एक भी सांस नहीं ली, क्योंकि वे दोनों वसीयत करके मरे थे कि उन्हें करबाला ले जाया जाए दफनाने के लिए। और इनके खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ था वो बड़ा होकर कौन हुआ? इफ़न का पापा यानी इफ़न के पिताजी। जब इफ़न के पिता सैयद मुर्तुजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबाला ले जाई जाए, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। अब लेखक बताते हैं कि जब इफ़न के जो पिता हैं सैयद मुर्तुजा हुसैन, जब वो मरे तो उन्होंने कोई ऐसी वसीयत नहीं की जैसी उनके दादा और परदादा ने की थी कि उनकी लाश करबाला ले जाई जाए। जो इफ़न के पिता हैं उन्हें जो है एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में ही दफन किया गया था। इफ़न की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। करबाला, नजफ़, खुरासान, काज़मेन और जाने कहाँ की यात्रा कर आई थीं, परंतु जब कोई घर में जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक घड़ा ज़रूर रखवाती और माश का सदका भी ज़रूर उतरवाती। नमाजी कहा जाता है नियमित रूप से जो नमाज पढ़ता है, और सदका जो है वो एक टोटके का नाम है। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो इफ़न की परदादी थी वो भी बहुत ज़्यादा नियमित रूप से नमाज पढ़ने वाली बीवी थी, यानी अपने मुस्लिम धर्म का नियम के अनुसार पालन करने वाली थी। वो मुसलमानों के बहुत सारे पवित्र स्थानों पर घूमकर भी आई थी, बहुत सारी जगहों की यात्रा करके आई थी, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी जब कोई घर से जाने लगता था तो वो दरवाजे पर पानी का एक घड़ा ज़रूर रखती थी और वहाँ पर माश का एक टोटका करवाती थी, जो हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है। अब वो हिंदू धर्म भी थोड़ा बहुत मानती थी, लेकिन वो इस्लाम धर्म की बहुत नियमित रूप से पालन करने वाली थी।
इफ़न की दादी भी नमाज रोज़े की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ़ कर दो। पाबंद कहा जाता है नियम वचन आदि का पालन करने वाले को। अब लेखक बताते हैं कि जो इफ़न की दादी थी वो भी नमाज और रोज़े को उसी तरह से नियम और वचन के साथ पालन करती थी जैसे उसकी परदादी करती थी। परंतु जब उनके इकलौते बेटे यानी इफ़न के पिताजी को चेचक हुई, यानी जब उन्हें चिकन पॉक्स हुआ, तो वे चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली कि माता मेरे बच्चे को माफ़ कर दो। यानी जो चेचक है उसे जो है हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है, बड़ी माता। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भले ही वो कट्टर मुस्लिम परिवार से थे, परंतु कुछ चीज़ों में जो है वो हिंदू धर्म का पालन भी किया करते थे। पूरब में रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की बात समझता। अब लेखक बताते हैं कि जो इफ़न की दादी थी वो पूरब की रहने वाली थी और वो शायद सिर्फ 9-10 साल की होगी जब उनकी शादी हो गई थी और वो लखनऊ आ गई थी। लेकिन वो जब तक भी जिंदा रही, लेखक बताते हैं कि वो अपनी पूर्वी बोली ही बोलती रही। लखनऊ की जो भाषा है वो उर्दू थी और उनका वो ससुराल था, लेकिन वो मायके की भाषा को ही अपने गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा यहाँ लखनऊ में उनका ऐसा कोई नहीं था जो उनके दिल की बात को समझता, जो उन्हें समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उनका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल मसोस कर रह गई। हाँ, इफ़न की छठी पर उन्होंने जी भरकर जश्न मना लिया। छठी कहा जाता है जन्म के छठे दिन का स्नान पूजन या उत्सव जो होता है, जन्म के छठे दिन जो उत्सव मनाया जाता है, और जश्न कहा जाता है उत्सव को या खुशी के जलसे को। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब इफ़न के पिताजी की शादी हुई तो उनकी माँ का यानी इफ़न की दादी का जो है गाने बजाने का बड़ा मन था, परंतु मौलवी के घर में गाना बजाना नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। तो बेचारी इफ़न की जो दादी हैं वो अपना दिल मसोस कर रह गई, यानी वो अपने बेटे की शादी में नाच गाना नहीं कर सकी। लेकिन उन्होंने जो ये इच्छा है वो कहाँ पर पूरी की, जब इफ़न पैदा हुए तो उनके छठे दिन जो उत्सव मनाया जाता है वहाँ पर उनकी दादी ने जी भरकर जश्न मना लिया, जी भरकर अपनी खुशी जाहिर कर ली। बात यह थी कि इफ़न अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फ़र्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफ़न की आत्मा का नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। नाक नक्शा कहा जाता है रूप रंग को। अब यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि जो इफ़न है वो अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। इसी वजह से जो है इफ़न की दादी उसके जन्म के छठे दिन पर मनाए जाने वाले उत्सव में नाच गाना कर सकी थी। अब यहाँ पर लेखक इस बात की ओर भी ध्यान देने के लिए कहते हैं कि उस समय मर्दों और औरतों में जो फ़र्क किया जाता था उसमें ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बात पर ध्यान रखे बगैर जो है हम इफ़न के बारे में, उसके रंग रूप के बारे में, उसकी परंपराओं के बारे में या उसकी परवरिश के बारे में नहीं समझ सकते हैं। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। हांडियाँ कहा जाता है मिट्टी के एक छोटे से गोलाकार बर्तन को। तो लेखक बताते हैं कि जो इफ़न की दादी हैं वो दरअसल किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, वो एक जिम्मेदार की बेटी थी और घी दूध खाती हुई बड़ी हुई थी। परंतु जब उनकी शादी हो गई, जब वो लखनऊ आ गई, तो वहाँ पर वो उस दही के लिए तरस गई थी जो उनके मायके में मिट्टी के छोटे से गोलाकार बर्तन में जो है असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपट तपट जी भर के खा लेती, लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते थे।
मियाँ कहा जाता है पति को। तो लेखक बताते हैं कि जब भी इफ़न की दादी अपने मायके जाती थी तो वो लपट तपट जी भरकर जो है माखन घी दूध खा लेती थी, क्योंकि लखनऊ आते ही उन्हें फिर से मौलविन बन जाना पड़ता था। अपने पति से उन्हें केवल एक यही शिकायत थी, क्योंकि वो हर वक्त जो है मौलवी बने फिरते रहते थे और जो इफ़न की दादी हैं उन्हें इस कारण जो है अपनी बहुत सी इच्छाओं को दबा देना पड़ता था। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबाला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई, बोली ए बेटा जौन तू से हमार लाश ना संभाली जाए ता हमारे घर भेज दियो। अब लेखक बताते हैं कि जो इफ़न की दादी हैं उनकी ससुराल में आत्मा सदा बेचैन रही, यानी वो अपनी इच्छाओं को ससुराल में हमेशा दबाती रही। वो ससुराल में ज़्यादा खुश नहीं थी। जब वो मरने वाली थी तो उनके बेटे ने यानी इफ़न के पिताजी ने उनसे पूछा कि उनकी लाश को कहाँ ले जाया जाए, करबाला ले जाया जाए या नज़फ ले जाया जाए। तो इफ़न की दादी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और बोली कि अरे बेटा, अगर तुझसे मेरी लाश नहीं संभाली जाती तो मेरे अपने घर भेज देना, यानी मेरे मायके भेज देना। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रहा कि उनका घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। कस्टोडियन कहा जाता है जिस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक ना हो, जिसका संरक्षण जो है कोई विभाग करे, यानी वो सरकारी संपत्ति हो जाए। तो लेखक बताते हैं कि इफ़न की दादी की जो मौत है वो सर पर थी, इसलिए शायद उन्हें ये याद नहीं रहा कि उनका घर कहाँ है, क्योंकि उनके जो घर वाले हैं वो कराची में थे और उनका जो घर है वो एक ऐसी संपत्ति बन गया था जिस पर सरकारी हक हो गया था। क्योंकि मरते वक्त ऐसी छोटी छोटी बातें किसी को याद नहीं रहती है, ऐसा लेखक का मानना है। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है, यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अब तक मरा नहीं है। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि मरते समय जो है मनुष्यों को सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने दिखाई देते हैं, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है। ऐसा मानना कथाकार का है, क्योंकि कथाकार जो है जो हमें कहानी सुना रहे हैं, जो लेखक हैं, वो अभी तक मरे नहीं हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि जब मनुष्य मरने वाला होता है तो वो अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत सपनों को संजोता है, वो देखता है या उन्हें याद करता है। इफ़न की दादी को भी अपना घर याद आया और उस घर का नाम कच्ची हवेली था, जहां इफ़न की दादी मायके में रहती थी। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी से बनी थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू याद आया जो उन्होंने अपने हाथों से लगाया था और जो उन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। बीजू कहा जाता है एक ऐसा पेड़ जो गुठली की सहायता से उगाया गया हो। तो लेखक बताते हैं कि इफ़न की दादी के मायके के घर का नाम कच्ची हवेली इसलिए था क्योंकि वो कच्ची मिट्टी से बना हुआ था और उन्हें जो है दशहरी आम का वो पेड़ याद आया जो उन्होंने गुठली की सहायता से खुद उगाया था। और वह पेड़ भी जो है अब इफ़न की दादी की तरह ही बूढ़ा हो चुका था, क्योंकि वह पेड़ भी इफ़न की दादी ने अपने बचपन में लगाया था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आई। वह इन चीज़ों को छोड़कर भरा करबाला या नज़फ कैसे जा सकती थी। बेशुमार होता है बहुत सारे। अब लेखक बताते हैं कि इफ़न की दादी को इसी तरह की छोटी छोटी और मीठी मीठी बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी। अब इन सारी चीज़ों को छोड़कर वो कैसे करबाला या नज़फ जा सकती थी। वह बनारस के फातमैन में दफन की गई, क्योंकि मुर्तज़ा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वहीं थी। इफ़न स्कूल गया हुआ था। नौकर ने आकर खबर दी कि बीबी का देहांत हो गया है। इफ़न की दादी बीबी कही जाती थी। इफ़न तब चौथी में पढ़ता था और टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी।
अब लेखक बताते हैं कि जो इफ़न की दादी है उन्हें बनारस के फातमैन में दफन किया गया था, क्योंकि उस समय इफ़न के पिताजी जो मुर्तज़ा हुसैन थे उनकी पोस्टिंग वहाँ पर थी और इफ़न उस समय स्कूल गया हुआ था जब उसकी दादी का देहांत हुआ था। नौकर ने आकर जो है स्कूल में इफ़न को खबर दी थी कि उसकी दादी का देहांत हो गया है, बीवी का देहांत हो गया है। इफ़न की दादी को सभी लोग जो है बीवी कहा करते थे। इफ़न उस समय चौथी क्लास में पढ़ता था जब उसकी दादी का देहांत हुआ था और तब तक जो है टोपी से उसकी मुलाकात हो चुकी थी। इफ़न को अपनी दादी से बड़ा प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अपनी अम्मी, अपनी बाजी और अपनी बहन नुज़हत से भी था, परंतु दादी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। बाजी जो है इस्लाम धर्म में बड़ी बहन को कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो इफ़न है उन्हें अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था। वैसे प्यार तो वो अपने पिताजी, अपनी अम्मी और अपनी बड़ी बहन, छोटी बहन सभी से किया करता था, परंतु दादी से उसे बहुत ज़्यादा प्यार था। अम्मी तो कभी कभार डांट मार दिया करती थी, बाजी का भी यही हाल था। अब्बू भी कभी कभार घर को कचहरी समझकर फैसला सुनाने लगते थे। नुज़हत तो जब मौका मिलता उसकी कॉपियों पर तस्वीरें बनाने लगती थी। कचहरी कहा जाता है न्यायालय को। लेखक बताते हैं कि इफ़न की जो अम्मी हैं वो कभी कभार इफ़न को डांट दिया करती थी, मार भी दिया करती थी, और जो उसकी बड़ी बहन है वो उसका भी यही हाल था, यानी वो भी कभी कभी इफ़न को मार दिया करती थी या डांट दिया करती थी। जो इफ़न के अब्बू हैं यानी इफ़न के जो पिताजी हैं वो भी कभी कभार जो है घर को न्यायालय समझ देते थे और अपना फैसला सुनाने लगते थे, यानी इफ़न को कोई नहीं समझता था। और जो नुज़हत है यानी इफ़न की छोटी बहन है उसको जब भी मौका मिलता था वो इफ़न की कॉपियों पर जो है तस्वीरें बनाने लग जाती थी, यानी इफ़न की नोटबुक्स को जो है वो ख़राब करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। बस एक दादी थी जिन्होंने कभी उसका दिल नहीं दुखाया। वह रात में भी उसे बहराम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुलब कावली, हातिमताई, पंचफुला रानी की कहानियाँ सुनाया करती थीं। अब लेखक बताते हैं कि जो इफ़न की दादी हैं वही इफ़न के घर में एक ऐसी इंसान थी जिन्होंने इफ़न का दिल कभी भी नहीं दुखाया था, और रात के समय जो है वो इफ़न को बहुत सारी अलग अलग तरह की कहानियाँ भी सुनाया करती थी। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार, आंखों से देखी नहीं कहती, कानों से सुनी कहती हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। पाक कहा जाता है पवित्र को और परवरदिगार कहा जाता है परमेश्वर को या ईश्वर को, मुल्क कहा जाता है देश को। लेखक बताते हैं कि इफ़न की दादी इस तरह से कहानी सुनाना शुरू करती थी कि जब सारा संसार सो रहा होता है तो केवल एक पवित्र परमात्मा जो है, जो पवित्र परमेश्वर हैं, वही जागते हैं। वो जो है आँखों से देखी नहीं कहती हैं, जो उन्होंने अपने कानों से सुनी है वही कहानियाँ वे सुना रही हैं कि एक देश में एक बादशाह रहता था। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया, उसे तो अच्छी भली लगती थी, परंतु अब्बू नहीं बोलने देते थे, और जब भी वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती। आ मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली तू काहे को बोले लाग्यो, तू अपने अब्बा की ही बोली बोलो। ये बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती। दादी की जो भाषा है यानी जो इफ़न की दादी हैं वो क्या है, पूर्वी भाषा बोला करती थी, लेकिन इफ़न जो है अपनी दादी की भाषा पर कभी नहीं मुस्कुराया, यानी कभी उसने अपनी दादी की भाषा का मजाक नहीं बनाया। उसे तो अपनी दादी की जो भाषा है वो बहुत अच्छी भली लगती थी, लेकिन उसके पिताजी जो है उसे अपनी दादी की भाषा बोलने नहीं देते थे। और जब जो है इफ़न अपनी दादी से इस बात की शिकायत करता था कि अब्बू जो है मुझे आपकी भाषा नहीं बोलने देते हैं, तो दादी हंस पड़ती थी और कहती थी कि उनका क्या है, वे तो अनपढ़ हैं और ऐसे अनपढ़ गवार की भाषा उसे नहीं बोलनी चाहिए, उसे तो अपने पिता की ही भाषा बोलनी चाहिए। और बात यहीं पर ख़त्म हो जाती और दादी की कहानी शुरू हो जाती। ताऊ बादशाह का कि हिसकी तुरंते एक ठो हिरन मार लियावा, यह बोली टोपी के दिल में उतर गई थी। इफ़न की दादी उसे अपनी माँ की पार्टी की दिखाई दी। अपनी दादी से तो उसे नफरत थी, नफरत। जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और उसकी भाषा एक थी।
लेखक बताते हैं कि जो इफ़न की दादी हैं वो अपनी पूर्वी भाषा में कहानी सुनाना शुरू करती थी कि उस बादशाह ने एक दो हिरन को मार लिया था। ये जो उनकी भाषा थी, ये पूर्वी जो बोली वो बोलती थी, वो टोपी के दिल में उतर आई थी, यानी उसे बहुत अच्छी लगती थी। इफ़न की जो दादी है वो टोपी को अपनी माँ की पार्टी की दिखाई देती थी, क्योंकि इफ़न की जो दादी हैं और टोपी की जो माँ हैं वो भी एक जैसी भाषा बोलती थी। लेकिन अपनी दादी से टोपी को बहुत ज़्यादा नफरत थी। वो ना जाने कैसी भाषा बोलती थी। इफ़न के अब्बू और टोपी की दादी, इन दोनों की भाषा एक सी लगती थी। वह जब इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता। इफ़न की अम्मी और बाजी से वह बातचीत करने की कभी कोशिश भी ना करता। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करवा देती। अलबत्ता होता है बल्कि। अब लेखक बताते हैं कि जब टोपी इफ़न के घर जाता था तो वह इफ़न की दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता था, क्योंकि वह उन्हें अच्छी लगती थी। और इफ़न की जो अम्मी हैं और बाजी हैं, यानी इफ़न की जो माताजी हैं और बड़ी बहन हैं, वो उनसे बात करने की भी कोशिश नहीं करता था, क्योंकि वे उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती रहती थी। और जब बात ज़्यादा बढ़ने लगती थी तो इफ़न की जो दादी हैं वो बीच बचाव कर लेती थी, यानी टोपी को उन दोनों से अलग कर देती थी। ता काहे को जाते उन सबन के पास, मुंह पिटावे को झाड़ू मारे, चल इधर आ, वह डांट कर कहती, परंतु हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता, अमावट बन जाता, तिलवा बन जाता और वह चुपचाप उनके पास चला आता। अमावट कहा जाता है पक्के आम के रस को सुखाकर बनाई गई मीठी परत को, जिसे आप आम पापड़ भी कहते हैं। और तिलवा कहा जाता है तिल से बने हुए व्यंजनों को। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो इफ़न की दादी हैं, जब बात बढ़ने लगती थी तो वे टोपी को वहाँ से निकालने के लिए उसे डांटती थी कि तू उन सब के पास क्यों जाता है, चल इधर आ जा। वो इस तरह से डांट कर टोपी को अपने पास बुला लेती थी। परंतु टोपी को जो ये सारे शब्द हैं वो शक्कर के खिलौने की तरह लगते थे। वो उसे ऐसे लगते थे जैसे आम पापड़ हो या तिल के बने हुए कोई व्यंजन हो, और वो चुपचाप जो है इफ़न की दादी के पास चला आता था। तोरी अम्मा का कर रही, दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती। पहले तो वह चकरा जाता कि यह अम्मा क्या होता है, फिर वह समझ गया माताजी को कहते हैं। अब इफ़न की दादी जो है टोपी से एक ही बात कहकर बात शुरू करती थी कि तुम्हारी अम्मा क्या कर रही है। पहले तो जो टोपी है वो ये सोच में पड़ जाता था कि आखिर अम्मा किसे कहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि अम्मा माताजी को कहा जाता है। यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। वह इस शब्द को गुड़ की डाली की तरह चुभलाता रहा, अम्मा अब्बू बाजी। फिर एक दिन गजब हो गया। चुभलाना होता है मुंह में कोई खाद्य पदार्थ रखकर उसे जीभ से जब बार बार इधर उधर हिलाया जाता है, और गजब कहा जाता है मुसीबत को। तो जो अम्मा शब्द है वो टोपी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और वो इस शब्द को जो है अपने ज़ुबान से बार बार बोलता रहा, अम्मा अब्बू बाजी। ये सारे शब्द जो है टोपी को बहुत ज़्यादा पसंद आए और वो इन शब्दों को दोहराता रहा। लेकिन एक दिन जो है मुसीबत आ गई। अब क्या मुसीबत आई थी? डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में भी 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी, यानी खाना मेज कुर्सी पर होता था। लगती तो थालियां ही थी, परंतु चौके पर नहीं। चौका कहा जाता है 4 वस्तुओं का समूह जो हो। आपको ज्ञात होगा कि पहले पुराने समय में एक छोटा सा टेबल लगा दिया जाता था और उसके चारों तरफ बैठकर जो है खाना खाया जाता था, उसे कहते हैं चौका। तो जो डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले हैं वो कौन है? वो है टोपी के पिताजी। अब कहते हैं कि टोपी के घर में भी जो है 20वीं सदी ने प्रवेश कर दिया था, यानी जो खाना है अब वो मेज कुर्सी पर होता था। लगती तो वहाँ पर भी थालियाँ ही थी, यानी खाते तो वे थालियों में ही थे, लेकिन चौके पर नहीं खाते थे। यानी जिस तरह से पहले ज़माने में खाते थे बैठकर, वैसे नहीं खाते थे, अब वे टेबल कुर्सी पर खाते थे। उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भुर्ता उसे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा। राम दुलारी खाना परोस रही थी। टोपी ने कहा, अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता। अम्मी, मेज़ पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई।
अब लेखक यहाँ बताते हैं कि एक दिन जो है टोपी पर मुसीबत आन पड़ी। अब वो मुसीबत क्या थी कि एक दिन ऐसा हुआ कि जो बैंगन का भरता लेखक की माँ ने बनाया था वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया। राम दुलारी जो है वो टोपी की माँ हैं और वो खाना परोस रही थी और टोपी ने अपनी माँ से कहा कि अम्मी ज़रा बैंगन का भुर्ता देना। तो सभी जो है अम्मी शब्द सुनकर चौंक पड़े और जितने हाथ थे यानी जो जो टेबल पर बैठे थे वो खाना खाते खाते रुक गए और उन सभी की आंखें टोपी के चेहरे पर जम गई। अम्मी, यह शब्द इस घर में कैसे आया? अम्मी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। ये लफ्ज़ तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। लफ्ज़? टोपी ने आंखें नचाई। लफ्ज़ क्या होता है माँ? डोलना होता है हिलना और लफ्ज़ कहा जाता है शब्द को। लेखक बताते हैं कि जब टोपी ने अम्मी शब्द कहा तो सभी घर वाले चौंक गए और ये सोचने लगे कि यह शब्द इस घर में कैसे आया, क्योंकि जो अम्मी शब्द है वो तो मुस्लिम परंपरा में होता है और अम्मी शब्द के कारण जो है हिंदू परंपरा का पालन करने वाले टोपी के परिवार की जो दीवारें हैं वो हिलने लगी। ये शब्द तुमने कहाँ से सीखा? ये सुभद्रा देवी ने सवाल किया और सुभद्रा देवी जो हैं वो टोपी की दादी का नाम है। अब लेखक बताते हैं कि जो टोपी है वो बात को टालने लगा और कहने लगा कि लफ्ज़ यानी ये शब्द क्या होता है, ये उसे मालूम नहीं था। वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ ये लफ्ज़ क्या होता है? ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया? दादी गर्जी। ई हम इफ़न से सीखा है। उसका पूरा नाम क्या है? ई हम ना जानते। अब दादी जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से से टोपी से पूछती हैं कि ये जो अम्मी शब्द है ये तुम्हें किसने सिखाया? तो टोपी बड़े प्यार से कहता है कि ये हमने इफ़न से सीखा है। अब दादी इफ़न का पूरा नाम पूछती हैं कि इफ़न का पूरा नाम क्या है? अब टोपी कहता है कि ये तो मैं नहीं जानता। ते कहूँ मियाँ के लइका से दोस्ती कर ली है बयाकारे। राम दुलारी की आत्मा गनगना गई। बहू तुमसे कितनी बार कहूँ कि मेरे सामने गवारों की यह जुबान ना बोला करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। लड़ाई का मोर्चा बदल गया। अब राम दुलारी जो हैं वो अपनी पूर्वी बोली में कहती हैं कि क्या तुमने किसी मियाँ के लड़के से यानी मुस्लिम के लड़के से दोस्ती कर ली है? अब इतना जब उन्होंने अपनी पूर्वी भाषा में कहा तो राम दुलारी की जो सास है यानी सुभद्रा देवी जो है टोपी की दादी, वो जो है टोपी की माँ पर बरस पड़ी कि कितनी बार तुमसे कहा है कि उनके सामने इस तरह की गवारों वाली भाषा ना बोले। और जो लड़ाई का मोर्चा था वो बदल गया, यानी शुरू हुई थी लड़ाई अम्मी शब्द पर और जो ये बात है वो बदल गई टोपी की माँ की भाषा की ओर। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसलिए जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है तो वह अपना गुस्सा पी गए और तीसरे ही दिन कपड़े और शक्कर का परमिट ले आए। परमिट होता है अनुमति जो सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर लिखित रूप में दी जाती है किसी बड़े काम को करने के लिए। तो लेखक बताते हैं कि लड़ाई का दूसरा दिन था और जब डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले को यानी टोपी के पिताजी को पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती कर ली है, यानी इफ़न के जो पिताजी हैं वो कौन थे? कलेक्टर थे। और जब टोपी के पिताजी को पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती कर ली है तो उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया। यानी उन्हें टोपी पर गुस्सा तो आ रहा था लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को शांत रखा। उन्हें जो है टोपी की इस दोस्ती में फ़ायदा दिख रहा था, इसलिए उन्होंने टोपी को नहीं डांटा और वो इस दोस्ती का फ़ायदा भी उठा कर ले आए। परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और राम दुलारी ने टोपी को फिर बहुत मारा। दुर्गति होता है बुरी दशा। लेकिन भले ही टोपी के पिताजी ने उस वक्त टोपी को कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन टोपी की बहुत बुरी दशा बनी थी। जो टोपी की दादी हैं सुभद्रा देवी, वो तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई थी, उन्होंने खाना छोड़ दिया था। और जो टोपी की माँ है राम दुलारी, उसने टोपी को बहुत ज़्यादा मारा था। ते फिर जायबे ओकरा घरे, हाँ अरे तोहरा हाँ मैं लुकारा आगे माटी मिलाऊं। राम दुलारी मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इफ़न के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे। कुटाई कहा जाता है पिटाई को।
अब राम दुलारी जो है, जो टोपी की माँ है, वो टोपी को मारते हुए कह रही थी कि क्या तुम अब भी उसके घर जाओगे। और जो टोपी है वो फिर भी हाँ में आंसर दे रहा था कि हाँ, वो फिर भी जो है इफ़न के घर जाएगा। और राम दुलारी जो है उसे बहुत ज़्यादा मार रही थी, उसे उसकी बात को नहीं सुन रही थी और चाह रही थी कि वो इफ़न के घर ना जाए। वो मारते मारते थक गई, लेकिन टोपी ने फिर भी ये नहीं कहा कि वो इफ़न के घर नहीं जाएगा। और जो टोपी के भाई हैं मुन्नी बाबू और भैरव, वो जो है टोपी की पिटाई का तमाशा देख रहे थे। हम एक दिन ई को रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया, कबाब। अब जो मुन्नी बाबू हैं, जो टोपी के बड़े भाई हैं, उन्होंने यहाँ पर और एक बात जोड़ दी कि उन्होंने एक दिन टोपी को जो है रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खाते देखा। और जो टोपी की माँ है वो कबाब जो है वो कहकर पीछे हट जाती हैं। राम राम राम। राम दुलारी घिना के 2 कदम पीछे हट गई। टोपी मुन्नी की तरफ देखने लगा, क्योंकि असलियत यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने उसे 1 इकन्नी रिश्वत की दी थी। घिना होता है नफरत और असलियत होता है सच्ची बात। अब जो राम दुलारी हैं, जो टोपी की माँ है, वो नफरत के साथ 2 कदम पीछे हट गई और राम 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 कहने लगी, क्योंकि वे लोग जो है कबाब आदि नहीं खाते थे, यानी वे वेजिटेरियन थे, नॉनवेज नहीं खाते थे। और जो टोपी हैं वो मुन्नी बाबू की तरफ देखने लगा था, क्योंकि सच्ची बात ये थी कि जो टोपी है उसने मुन्नी बाबू को कबाब खाते देख लिया था और मुन्नी बाबू ने जो है उसे 1 इकन्नी, यानी 1 रुपये से भी उस वक्त की छोटी राशि जो होती थी, 1 इकन्नी जो है वो रिश्वत में टोपी को दी थी, ताकि टोपी जो है यह बात घर में ना बोले। लेकिन मुन्नी बाबू ने उल्टे जो है टोपी को ही इस बात में फंसा दिया था। टोपी को यह मालूम था, परंतु वह चुगलखोर नहीं था। उसने अब तक मुन्नी बाबू की कोई बात इफ़न के सिवा किसी और को नहीं बताई थी। चुगलखोर होता है शिकायत करने वाला। अब टोपी को तो सारी बात मालूम थी, लेकिन फिर भी जो है वो शिकायत करने वाला नहीं था। उसने जो है मुन्नी बाबू की कोई भी बात इफ़न के सिवाय किसी और को, अपने घर वालों को नहीं बताई थी। वो केवल इफ़न से अपनी सारी बातें शेयर करता था। तू हमें कबाब खाते देखे रहे हो? ना देख रहा ओह दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमने उस दिन क्यों नहीं बताया? सुभद्रा देवी ने सवाल किया। ई जुआ है दादी, टोपी ने कहा। अब लेखक जो हैं वो बताते हैं, जब टोपी को मुन्नी बाबू ने फंसा दिया तो टोपी मुन्नी बाबू से पूछने लगा कि क्या तुमने मुझे कबाब खाते हुए देखा? तो मुन्नी बाबू ने फिर उसे फंसा दिया कि क्या उस दिन मैंने तुम्हें कबाब खाते नहीं देखा था? तो जो सुभद्रा देवी हैं, जो टोपी की दादी हैं, वो मुन्नी बाबू से पूछती हैं कि तुमने उसी दिन हमें क्यों नहीं बताया जब तुमने टोपी को कबाब खाते हुए देखा था? तो टोपी जो है वो दादी से कहता है कि दादी ये सब जो है वो झूठ है। टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में पड़ता। और सच्ची बात तो यह है कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। बदन होता है शरीर। अब टोपी बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, क्योंकि वो इतना बड़ा अभी नहीं हुआ था कि वो झूठ और सच के बीच में फ़र्क कर पाता। और सच्ची बात तो ये है कि वो कभी इतना बड़ा हो ही नहीं पाया था। और उस दिन टोपी को इतनी मार पड़ी, वो इतना पिट गया था कि उसका शरीर जो है वो बुरी तरह से दुख रहा था। वह बस लगातार एक ही बात सोचता रहा कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और उनसे छोटा ही रहा। वास्ते होता है नाते या लिए। अब वो बेचारा यही सोचता रहा कि अगर एक दिन के लिए भी वो मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो वो अपना बदला उनसे ज़रूर लेता। परंतु मुन्नी बाबू से बड़ा तो वो हो नहीं सकता था, ये तो उसके बस में नहीं था, क्योंकि मुन्नी बाबू से वो छोटा पैदा हुआ था और हमेशा वो छोटा ही रहा।
दूसरे दिन वह जब स्कूल में इफन से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी। दोनों जुग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए। पंचम की दुकान से इफन ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था। जुग्राफिया कहा जाता है भूगोल शास्त्र को और सरक जाना होता है निकल जाना। तो जब दूसरे दिन टोपी स्कूल गया तो उसने इफन से सारी बातें मिलकर बता दी कि उसके साथ पिछले कल क्या क्या हुआ, और दोनों जो है भूगोल शास्त्र की क्लास को छोड़कर वहाँ से निकल गए और पंचम की दुकान से जो है इफन ने केले खरीदे। असल में बात ये थी कि जो टोपी है वो फल के अलावा इफन के हाथों से कुछ नहीं खाता था, क्योंकि टोपी जो है वो हिंदू था और जो इफन है वो मुस्लिम था, और इनकी अलग अलग परंपराओं में परवरिश हुई थी। इन्हें ये पता था कि एक दूसरे के हाथों से हमें कुछ भी नहीं खाना है, इसलिए टोपी जो है इफन के हाथों से कुछ नहीं खाता था, केवल फल लेता था। इसलिए इफन ने जो है टोपी के लिए केले खरीदे थे। ऐसा ना हो सकता का कि हम लोग दादी बदल लें, टोपी ने कहा। तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और हमार तोहरे घर चली जाए। हमारी दादी ता बोलियो ताही लोगन की बोली थी। ऐसा होता है ऐसा, और तोहरी कहा जाता है तुम्हारी को। अब जो टोपी है वो इफन से कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग अपनी दादी को बदल लें, तुम्हारी दादी मेरे घर आ जाए और मेरी दादी तुम्हारे घर आ जाए। हमारी दादी तो वैसे भी तुम्हारे ही तरह बोली बोलती है। यानी टोपी कहता है कि जो टोपी की दादी की भाषा है वो इफन की ही तरह है, और जो इफन की दादी बोलती है वो टोपी के घर वालों की तरह बोलती है। इसलिए टोपी कहता है कि क्या हम अपनी दादी को बदल नहीं सकते। यह नहीं हो सकता, इफन ने कहा। अब्बू यह बात नहीं मानेंगे और मुझे कहानी कौन सुनाएगा। तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है। अब टोपी के दादी बदलने वाली बात पर इफन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके पिताजी इस बात को नहीं मानेंगे, और फिर उसे कहानी कौन सुनाएगा। फिर इफन कहता है कि क्या तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है। तू हमें एक ठो दादी ना दे सकते हो। टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी। जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है, इफन ने कहा। यह बात टोपी की समझ में आ गई। सक्त्यो कहा जाता है सक्ता को। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब इफन ने टोपी को मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, हम दादी को नहीं बदल सकते, तो टोपी ने जो है खुद अपने दिल के टूटने की आवाज़ सुनी और उसने कहा कि क्या तुम मुझे एक दादी नहीं दे सकते। तो इफन ने कहा कि जो मेरी दादी है वो मेरे अब्बू की अम्मा भी तो है। अब ये बात टोपी को समझ आ गई कि जो इफन की दादी हैं वो उसके पिताजी की माँ हैं, इसलिए वो नहीं मानेंगे और टोपी को उसकी दादी नहीं मिलेगी। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होगी। हाँ, तो फिर चिंता ना करो, इफन ने कहा। मेरी दादी कहती हैं कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, फिक्र होता है चिंता करना। अब इफन जो है वो टोपी से कहता है कि तुम्हारी दादी भी मेरी दादी की तरह ही बूढ़ी होगी। तो टोपी कहता है हाँ, मेरी दादी भी बूढ़ी है। तो इफन कहता है कि तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेरी जो दादी है वो कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। हमारी दादी ना मरे ही, मरेगी कैसे नहीं, क्या मेरी दादी झूठी है। ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफन की दादी मर गई। अब टोपी कहता है कि मेरी दादी नहीं मरेगी। तो इस पर इफन कहता है कि क्यों नहीं मरेंगी, क्या मेरी दादी झूठ बोलती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं। और इसी वक्त जो है नौकर आता है और पता चलता है कि असल में इफन की दादी का देहांत हो गया है, इफन की दादी मर गई हैं। इफन चला गया, टोपी अकेला रह गया। वह मुंह लटकाए हुए जिम्नेजियम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था, वह एक कोने में बैठकर रोने लगा। इफन जो है अपनी दादी के मरने की खबर सुनकर जो है नौकर के साथ चला गया और टोपी जो है वो अकेला रह गया। अब टोपी जो है मुंह लटकाकर जिम्नेजियम में चला गया, जहाँ पर बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था और टोपी जो है वहीं पर एक कोने में बैठकर रोने लगा।
शाम को वह इफन के घर गया तो वहां सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही लोग थे, परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक नहीं मालूम था। सन्नाटा कहा जाता है शांति को। तो लेखक बताते हैं कि जब टोपी शाम को इफन के घर गया तो उसे वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि पूरा घर शांति से भरा हुआ है, वहाँ कोई शोर शराबा नहीं है, जबकि पूरा घर जो है वो भरा हुआ था। वहाँ पर जितने लोग हुआ करते थे उससे भी ज़्यादा लोग थे, परंतु एक दादी के ना होने की वजह से टोपी को इफन का घर जो है वो खाली खाली लग रहा था, जबकि टोपी को तो इफन की दादी का नाम भी मालूम नहीं था, परंतु उनके साथ टोपी का लगाव इतना ज़्यादा हो गया था कि उनके ना रहने की वजह से टोपी को घर पूरा खाली लग रहा था। उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज़ नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता। टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध हो चुका था। इफन के दादा जीवित होते तो वह भी संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले ना समझ पाए थे। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि जो इफन की दादी है उन्होंने 1000 बार टोपी को कुछ खाने के लिए दिया होगा, लेकिन टोपी ने उनके 1000 बार कहने के बावजूद भी जो है उनके हाथों से कोई चीज़ नहीं खाई थी। लेकिन फिर भी जो है लेखक बताते हैं कि जो प्रेम होता है, जो प्यार होता है, वो इन सब बातों का पाबंद नहीं होता कि कोई आपके हाथ से चीज़ खा रहा है, नहीं खा रहा है, आपसे बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। प्यार जो है इन सब चीज़ों से हटकर होता है और टोपी और इफन की दादी के बीच जो है कुछ ऐसा ही संबंध हो चुका था। लेखक बताते हैं कि अगर इफन के दादा भी जीवित होते तो शायद वो भी इस संबंध को उसी तरह नहीं समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले नहीं समझ पाए थे। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी और दूसरा 8 साल का। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि टोपी और इफन की दादी दोनों जो है अलग अलग अधूरे थे। एक जो है दूसरे को पूरा कर रहा था, यानी जो दोनों हैं वो प्यासे थे, दोनों ने एक दूसरे की प्यास बुझा दी थी। किस तरह से कि जो दोनों थे टोपी और इफन की दादी, वे अपने अपने घरों में ही अजनबी की तरह थे और उनके घर में सभी परिवार वाले होने के बावजूद भी वे दोनों घर में अकेले महसूस करते थे, क्योंकि टोपी के घर में भी टोपी को उतनी अहमियत नहीं दी जाती थी और इफन के घर में इफन की दादी को भी जो है टोपी की ही तरह ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती थी, इसलिए वे पूरे भरे परिवार के बीच भी अकेले महसूस करते थे और दोनों ने एक दूसरे का जो अकेलापन है वो मिटा दिया था। एक जो है 72 बरस के थे और एक जो है 8 साल का था, फिर भी दोनों में इतना प्यार था कि वे एक दूसरे के बगैर एक दूसरे को अधूरा समझते थे। तोरी दादी की जगह हमरी दादी मर गई होती ता ठीक भया होता। टोपी ने इफन को पुरसा दिया। इफन ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब आता ही नहीं था। दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। पुरसा कहा जाता है सहानुभूति को। अब यहाँ पर टोपी इफन को सहानुभूति देते हुए कहता है कि तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती तो ठीक होता। अब इफन के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाया और दोनों दोस्त चुपचाप रोने लगे। इस भाग में आपने जाना कि जो टोपी है वो इफन को अपनी ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा मानता है, वो उसके बगैर नहीं रहता है, जबकि टोपी को इस बात के लिए उसकी माँ ने, उसकी दादी ने बहुत ज़्यादा मारा भी था, लेकिन फिर भी जो है टोपी इफन के घर जाना नहीं छोड़ता है। इसका यहाँ पर एक रीज़न लेखक ने ये बताया है कि टोपी को जो है इफन के घर में अपनी ही तरह इफन की दादी मिल गई थी जो उसका सहारा बन गई थी और इफन की दादी में और टोपी में बहुत ही गहरा संबंध हो गया था। लेकिन इफन की दादी का देहांत हो जाने की वजह से जो है टोपी भी टूट गया था, उसे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और वो इफन से कहता है कि अगर इफन की दादी की जगह पर उसकी दादी मर गई होती तो ज़्यादा अच्छा होता। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे अपनी दादी से नफ़रत होती है, क्योंकि उसकी दादी उसे हर बात पर टोका करती है।
तो अगले भाग में हम जानेंगे कि ये टोपी की कहानी किस मोड़ पर जाती है और आगे टोपी की कहानी में टोपी के साथ क्या क्या होता है और लेखक जो है हमें इस कहानी में क्या सीख देना चाह रहे हैं वो भी अगले भाग में क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।